Hello, student of class 7. Myself, Saurav Srivastava, started going to teach you today civics. Chapter 1 I am going to discuss today. Okay. Chapter 1 name is democracy and equality. डेमोक्रेसी देखिए, ये वर्ड जो दोनों है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसके वर्ड्स के मीनिंग बहुत अलग अलग आएंगे, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा शासन करना. जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो हम जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें हम वोट करने जाते हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, यानी कि असली पावर किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप एकदम सिंपल बता देंगे रूल बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा शासन किया जाए. ओके, रूल बाय द पीपल. ओके, और इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब जैसे इक्वल का मतलब होता है ना एक जैसा, तो वैसे ही इक्वालिटी का मतलब होता है समानता. अगर हम देखें यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में इंडिया के हर एक लोग, चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट से रिलेट करते हो, सबको ही क्या माना जाता है? एक माना जाता है. ना तो उनके वोट की वैल्यू एक से कम है ना एक से ज़्यादा है. अगर अमीर है तो उसके भी वोट की वैल्यू एक ही होगी, और गरीब है तो उसके भी वोट की वैल्यू एक ही होगी. अगर वो छोटी जाति का है तो भी उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी, अगर बड़ी जाति का है तो भी उसके वोट की वैल्यू क्या होगी? एक ही होगी. इसका मतलब हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी भी है, रूल बाय द पीपुल भी है, एंड इक्वालिटी भी है, यानी कि समानता है. अगर आगे आप लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे. मेनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसे कई सारी कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, बगल में हमारे है पाकिस्तान, उसके बाद देख लीजिए आप लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन. ठीक है, ये सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डेमोक्रेसी है, रूल बाय द पीपल. वहाँ जितनी भी गवर्नमेंट बनती है तो एक निश्चित टाइम के लिए बनती है, ऐसा नहीं कि एक बार बन गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको हटाया जा सकता है. आई होप आप समझ रहे होंगे. आवर ओन कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि रूल बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र. अगर हिंदी में रिपब्लिक का मतलब जैसे रिपब्लिक डे हम मनाते हैं तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र. तंत्र का मतलब हमारा देश और गण का मतलब लोग. गणतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा ये देश बना है. देश ने लोगों को नहीं बनाया, लोगों ने देश को बनाया है. बात समझ में आई? ओके. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हमारी कंट्री में जो फॉर्म है गवर्नमेंट का, उसमें क्या है कि हमारे इलेक्शंस होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में खड़े होते हैं. देखते हैं कुछ कैंडिडेट, जैसे कि विधायक का इलेक्शन होता है या फिर सांसद का इलेक्शन होता है. विधायक को इंग्लिश में एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सांसद को इंग्लिश में एमपी कहते हैं, यानी कि एम का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बात समझ में आ गई? ओके. तो हमारे यहाँ हम किसी एक पर्सन को वोट देते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, यानी कि हमारा प्रतिनिधि बन जाता है. यानी कि हमारे देशी मुद्दों को, हमारे जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स है, उसको वो कहाँ पहुँचाता है? तो असेंबली में पहुँचाता है. इसका मतलब कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हैं. यानी कि हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम हमारे द्वारा ही इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं. ओके. अब देखिए, द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी आर द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. ठीक है, इसका मतलब कि डायरेक्टली हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हाँ गवर्नमेंट को बनाते हम ही हैं, यानी कि हमारे वोट के द्वारा ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. अगर हम वोट नहीं देंगे तो ना तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे और ना ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो सकता है. बात समझ में आ रही है? ओके. नियम के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो conflict among the people are resolved according to the laws of land which are the same for all the people. In this chapter we will learn more about the role of equality in a democracy. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रोल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. रोल ऑफ इक्वालिटी के बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे. तो आई होप, चलिए शुरू करते हैं. सिस्टम दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी. ऐसे कौन कौन से सिस्टम हैं जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे. सिस्टम that represent democracy. Okay. A democratic government works through a system of voting.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो वोटिंग के सिस्टम पे काम करती है, मतलब लोग वोट देते हैं तो ही गवर्नमेंट बन सकती है, और गवर्नमेंट बनेगी तभी वो रूल रेगुलेशन हमारे लिए बना सकती है। समझ रहे बात को? इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर इज अ फ्रेंचाइजी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक हम फ्रेंचाइजी या राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, लोगों को वोटिंग के राइट्स देते हैं। आपको पता होगा कि ऐसी कई सारी कंट्री है जहां पे लड़कियों को वोटिंग के राइट्स बाद में मिले थे, जैसे कि हमारी कंट्री अमेरिका। अमेरिका को सब लोग जानते हैं। अमेरिका में 1-2 दिन में लोग लड़कियों को वोटिंग के राइट्स नहीं मिले थे, बल्कि अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 1776 यानी कि 1776 में अमेरिका आजाद हो गया था। लेकिन उसको वोटिंग के राइट्स कब मिले थे? लड़कियों को वोटिंग के राइट्स के मिलने में बात कर रहा हूँ 1920 में वहां के लड़कियों को वोटिंग के राइट्स दिए गए थे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में 1928 में वोटिंग के राइट्स दिए गए थे। मतलब यहाँ पे लड़कियों ने काफी संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तब जाके उनको वोटिंग के राइट्स दिए गए। हमारे इंडिया में इंडिया इंडिपेंडेंट होती इट मींस 15 अगस्त 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रेडी हो गया था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी हो गया था। लेकिन आपको पता होगा इसके 1 महीने बाद यानी कि 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश पे लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो रीजन पता चल गया? ओके, अब देखिए फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि तो एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज अ फिक्स्ड वोटिंग एज। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हर एक कंट्री में वोटिंग की एज मतलब कितने साल के लोग वोट कर सकते हैं, इसकी एक फिक्स एज है। हमारे यहाँ यानी कि इन आवर कंट्री एवरी पर्सन हु हैव 18 ईयर और एबव 18 ईयर हैव राइट टू वोट। मतलब ऐसे सारे लोग जिनकी एज या तो 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है, वो सारे लोग वोट दे सकते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी। एवरी पर्सन कैन वोट हु have completed their age 18 or above. Okay, in representative democracy citizens who have reached the voting age are allowed to vote in the elections to choose representative who will form the government. It all adult citizens have the right to vote regardless of their race, religion, wealth, sex. मैंने बताया कि बिना किसी जाति के, बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी वेल्थ के, बिना किसी सेक्स के, we say there is universal adult franchise। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? तो आप एकदम सिंपल डेफिनेशन में इसका आंसर दे देंगे कि ऐसे सारे लोग जिनको वोटिंग के राइट्स दिए जाते हैं, जो 18 साल या 18 साल से अधिक हैं, एवरी पर्सन हु हैव कंप्लीटेड देयर एज 18 और एबव एंड राइट टू वोट। ठीक है, और वोटिंग के राइट्स देते समय ना तो उनके कास्ट को देखा गया, ना तो उनके सेक्स को देखा गया, ना तो उनके वेल्थ को देखा गया, ना तो उनके रिलीजन को देखा गया। इसी को हम कहते हैं क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब वोटिंग के राइट्स हमको दिए गए बिना हमारी जाति को देखकर, मतलब जाति धर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता वोटिंग देने में। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखिए इन इंडिया में वोटिंग एज 18 ईयर अभी हमने बता दिया आपको। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में वोटिंग की एज जो है वो 18 ईयर है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन एज 18 ईयर और एबव कैन वोट वेदर दे आर मेन और वुमेन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, उनको वोटिंग के राइट्स तभी दिए जा सकते हैं इंडिया में जब वो 18 साल या उससे ऊपर के हों। फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है अमीर है, लड़का हो लड़की हो, पढ़े लिखे हो या ना हो। ठीक है, सभी इंडियन पीपुल को वोटिंग के राइट्स दिए गए हैं जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं। अब देखिए रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते रहते हैं? हम देखते हैं कि हमेशा हमें इलेक्शन को झेलना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी रीजन है कि रेगुलर इलेक्शंस होने के क्या फायदे हैं। रेगुलर इलेक्शन आखिर होता क्यों रहता है? तो रेगुलर इलेक्शन होने के कई फायदे हैं। पहला कि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट से हम परेशान हो गए, वो गवर्नमेंट हमारे काम को या हमारी चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है लोकसभा राज्यसभा में, तब हम चाहेंगे हम हर 5 साल का इलेक्शन होता है तो हम उस रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं।
किसका यूज करके, वोटिंग का यूज करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, गणतंत्र देश जहां पे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसी एक निश्चित समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक बार गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया तो वो हमेशा चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार हो गया तो अगले 5 साल 6 साल जो भी वहां पर टाइम पीरियड होगा, जैसे अमेरिका में 4 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है, हमारे यहाँ 5 साल के लिए बनती है, ठीक है। तो 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होंगे और हम फिर से वोट करने जाएंगे। आफ्टर दैट देयर आर फ्रेश इलेक्शंस। उस टाइम पीरियड के बाद एक फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। इफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, अगर लोग पुरानी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड है तो उसी को वोट करके फिर से पावर में लाएंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके और फिर उनको पहले वाले गवर्नमेंट को हटा देंगे और नए रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाएंगे। इन इंडिया इलेक्शंस इज द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर हेल्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 ईयर। हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में चाहे सेंट्रल लेवल पे हो यानी कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन या एमपी का इलेक्शन, और स्टेट लेवल पे यानी कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए का इलेक्शन हर एक 5 साल के बाद किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ कितने तरह की गवर्नमेंट है, 3 तरह की। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा शहरों में म्युनिसिपैलिटी होती है ना, नगर पालिका, उसके इलेक्शन, और गांव में ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज ऑन पॉलिटिकल इश्यू। पॉलिटिकल पार्टी उनको कहते हैं जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जनता उनको वोट करती है। कहीं ना कहीं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यू क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं कि हम सड़क का विकास कर देंगे, हम पानी का विकास कर देंगे, हम बिजली बनवा देंगे, ये सारी चीजें सेम टू सेम होती हैं, ठीक है। एवरी पार्टी एम इज द कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस। हर एक पार्टी चाहती है कि हम अपने मुद्दों को लोगों के सामने रखें, वो मुद्दे लोगों को पसंद आए और हमें वो वोट दे एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और हम सरकार बना सकें। फॉर दिस इट नीड्स टू विन द पीपल सपोर्ट। मतलब ऐसे ऐसे चीजें सामने लाते हैं लोग, मतलब जो पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ऐसी चीजें सामने लाती हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, लोग उसको समझें और समझने के बाद लोग उसी पार्टी को वोट करें। ऐसी सारी पार्टियां करती हैं। चुनाव में देखते हैं लोग कहते हैं कि हम सिलेंडर बंटवा देंगे, हम मोबाइल बंटवा देंगे, हम लैपटॉप बंटवा देंगे। तो इससे लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उस पार्टी को वोट करते हैं। और वो पार्टी इसलिए ये सब चीजें करती है ताकि हम पावर में आ सके, हम गवर्नमेंट बना सके। ओके, इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सपा, एसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कई सारी पार्टियों के बारे में आपने सुना होगा। इन एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर। अगर किसी भी पार्टी को पावर में आना है तो मान लीजिए टोटल यूपी में या हमारे देश में मान लीजिए टोटल 504 सीटें हैं, मान लेते हैं, ये सीट कंफर्म नहीं है, हमको भी याद नहीं है। 504 सीटों पे इलेक्शंस होते हैं। इसका आधा यानी कि 252 सीट है, ठीक है ना। 252 सीटें कम से कम किसी पार्टी को जीतना जरूरी है, तभी वो पावर में आ सकती है, नहीं तो उसके पावर में आने के चांसेस 0% है। बात समझ गए आप? ओके, यानी कि 50% सीट को जीतना क्या है, जरूरी है। इट कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट विदाउट शेयरिंग पावर विद एनी अदर पार्टी। मतलब अगर आधी सीट आ जाती है तो वो बिना किसी पार्टी के साथ कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन का मतलब 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है। तो 2 पार्टी जब मिलेगी तो वो भी 252 का आंकड़ा पार करेगी, तभी वो सरकार बना सकती है। तो अगर किसी सिंगल पार्टी के जो सीट्स हैं 252 आ जाते हैं तो वो पार्टी पावर में आ जाएगी। अगर नहीं आते तो किसी पार्टी और पार्टी से सपोर्ट लेके इस जो जादुई आंकड़ा है 252 इसको क्रॉस करेगी, तभी वो पावर में आ सकती है। बात समझ गए? ओके, अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि मतलब आज के टाइम में तो हम डेमोक्रेसी देखते हैं, लेकिन क्या पहले के टाइम में भी ऐसा था? तो हमारा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो सम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी ही सिर्फ एक गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है, दुनिया में और भी तरह की गवर्नमेंट चलती है। जैसे पहला मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। मोनार्की को अगर हम लिख दें, मोनार्की MONARCHY, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, मतलब राजा का शासन। इसका मतलब क्या होता है, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन। ओके, तो देखो, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोनार्क किंग और क्वीन, राजा या रानी हैज एब्सोल्यूट पावर एंड द पावर टू रूल फॉर लाइफ। इसका मतलब कोई राजा या रानी यहाँ का
गवर्नमेंट होती है और वो पूरे जीवन भर यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे या जब तक उनको कोई मार के या उनको हरा करके हमने नहीं आता तब तक वो राजा बने रहेंगे। राजतंत्र का मतलब होता है कि अगर एक परिवार का एक बेटा राजा है तो फिर उसी का खानदान राजा बनता चला जाएगा, दूसरा परिवार राजा नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? मोनार्की इज जनरली हेरिडेटरी व्हेन द मोनार्क डाइज, जब राजा मरता था द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था। ठीक है। इन मोनार्ची द मोनार्च अलोन डिसाइड्स हाउ मच फ्रीडम टू गिव द पीपल। मोनार्क का मतलब किसी राजतंत्र में यानी कि मोनार्की में राजा ही डिसाइड करता था कि लोगों को कितना टैक्स देना है, कितना उनको फ्रीडम दी जाएगी, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, एक इलीगल चीजें थी। इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब राजतंत्र हो लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। द मोनार्क शेयर पावर विद द पीपल, तो राजा जो है वो लोगों के साथ अपने पावर को शेयर करेगा। तो ये फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। धीरे धीरे फ्रांस में राजा का शासन अंत हुआ और मोनार्की खत्म हुई और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री वो बन गया। डिक्टेटरशिप, एक कंट्री के बारे में आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, जो हमेशा परमाणु विस्फोट करता रहता है, उसके बारे में। तो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। मैं लिख देता हूँ वर्ड्स को, ये एक हेडिंग है हमारी बुक में, ठीक है ना, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, ओके। तो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। तो इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू रूल रेस्ट विद वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इस तरह की गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारी पावर जितनी होती है वो किसी एक आदमी के अंदर होती है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब 4-5 लोगों का एक ग्रुप है उसके अंदर पावर होती है। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड फोर्सिबली, और ये सारी पावर जानबूझकर लोगों पर थोपी जाती है। लोग नहीं भी चाहेंगे फिर भी उनको मानना पड़ेगा। और डिक्टेटर यूजुअली टेक्स अवे मच ऑफ द पीपल फ्रीडम। डिक्टेटर में क्या होता है कि लोगों के कई सारे राइट्स यानी कि अधिकार जो होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। Those who dare to criticize the government, ऐसे सारे लोग जो गवर्नमेंट की बातों को मानने से मना करते हैं उनको दंड यानी कि पनिश किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ही एक सबसे अच्छी गवर्नमेंट कहलाएगी जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, डिसीजंस लेने के राइट्स दिए जाते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर वो अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है तो चाहे तो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं एवरी फिक्स इंटरवल के बाद, एंड विच इज नॉट यूजुअली पॉसिबल इन अ मोनार्की और डिक्टेटरशिप। और ये सारी चीजें ना तो मोनार्की यानी कि ना तो राजतंत्र में पॉसिबल है और ना ही डिक्टेटरशिप में पॉसिबल है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड ऑल्सो कमेंट। ओके, क्लास कैसी लगी आपको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।